हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपको मैं क्लास 12th की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट वाली जो आपकी बिजनेस स्टडीज वाली बुक है उसमें मैं आपको चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रही थी, जिसमें अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मैनेजमेंट के। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम मैनेजमेंट को बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ठीक है। मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे की चीजें इस चैप्टर की देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के क्या क्या नेचर्स होते हैं। मैनेजमेंट हमारी साइंस कहलाती है कि आर्ट कहलाती है। तो आज इस वीडियो में हम ये आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप वो तीनों पार्ट देख लीजिएगा मैनेजमेंट का, फिर आप ये पार्ट देखने आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप क्लास 11th या 12th में हो कॉमर्स के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अपनी जो भी प्रॉब्लम है या हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हम ये समझते हैं। तो you have understood so far that all forms of organized activity need to be managed। तो जैसा कि अभी पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जितनी भी एक्टिविटी होती है बिजनेस की, जो जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज होती हैं उन सबको मैनेज करने की जरूरत पड़ती ही है हमें अपने बिजनेस में, ठीक है। तो you would also have observed that organization look for individuals with specific qualifications and experience to manage them। हमें ये भी पता है कि एक पर्सन जो कि मैनेजर होता है उसके लिए उसके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो अच्छे से कर पाता है, ठीक है। इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑन द वन हैंड एंड इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन मैनेजमेंट बिजनेस कंसर्न्स। तो जैसा कि हमको पता ही है कि मैनेजमेंट में जो है हमारा ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। डज दिस इम्प्लाई दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो क्या ये कहता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है? चलिए आगे देखते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस एग्जामिन द साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एंड सी वेदर मैनेजमेंट सेटिस्फाइज दैट। तो चलिए कुछ फीचर्स देखते हैं प्रोफेशन की, तो हमें इससे क्लियर होगा कि मैनेजमेंट होता है ये या नहीं होता। तो प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में हमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है। तो कोई भी प्रोफेशन के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड नॉलेज होना चाहिए, एक क्राइटेरिया है उस प्रोफेशन का जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तभी हम उस प्रोफेशन को कर सकते हैं। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसकी जरूरत होती है हमें एक प्रोफेशन में घुसने के लिए या एक प्रोफेशन को करने के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन। The entry to a profession is restricted through an examination or through acquiring an educational degree, ठीक है। तो हमें एक डिग्री या एजुकेशनल डिग्री की जरूरत होती है तभी हम किसी प्रोफेशन में एलिजिबल प्रोफेशन के लिए हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया अ कैंडिडेट हैज टू क्लियर अ स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अगर हमें सीए बनना है इंडिया में तो हमें जो ICAI आपकी जो चार्टेड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूशन है उससे जो एग्जाम वो कराती है उसको क्लियर करना होगा, तभी जाकर के हम एज अ चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं और ये प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन की। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट्स एंड इन्फोर्सेस अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो जितना भी प्रोफेशन होता है उसके लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी होती है, उससे उसको रेगुलेट कराना पड़ता है, एंट्री के लिए सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है, एक प्रैक्टिस और कुछ फॉर्मुलेशंस भी करने होते हैं कंडक्ट करने के लिए। तो आगे देखते हैं।
टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया लॉयर्स हैव टू बिकम मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल। तो जैसे कि अगर आपको लॉयर की प्रैक्टिस करनी है कोर्ट में जाके, तो आपको बार काउंसिल का मेंबर होना जरूरी होता है। विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज, जो कि लॉयर्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है हमारा जो बार काउंसिल होता है, ठीक है। तो अगर आपको इंडिया में लॉयर बनना है या लॉयर की प्रैक्टिस करनी है, एज अ वकील प्रैक्टिस करनी है, वकील का प्रोफेशन करना है, तो आपको बार काउंसिल में मेंबर होना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। ऑल डॉक्टर्स फॉर एग्जाम्पल टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। तो डॉक्टर्स भी अगर उनको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए उन्हें कुछ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने पड़ते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। कुछ एथिकल कोड है उनको फॉलो करते हुए ही वो अपना डॉक्टर का जो प्रोफेशन है उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्विस मोटिव। द बेसिक्स मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज। तो हमारा जो प्रोफेशन होता है वो नॉर्मली प्रॉफिट मोटिव ना होकर के सर्विस मोटिव होता है, ठीक है, क्योंकि हम सर्विस ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करें, कस्टमर की को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करें। द टास्क ऑफ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस। तो जैसे कि एक लॉयर का टास्क क्या होता है, एक वकील का क्या टास्क होता है कि वो जो उसका क्लाइंट है उसको जस्टिस दिला सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। तो अगर देखा जाए ये सारे फीचर्स हम समझे प्रोफेशन के, तो मैनेजमेंट सारे क्राइटेरिया को नहीं कंप्लीट करता प्रोफेशन के, ठीक है। हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, लेकिन उसमें कुछ प्रोफेशन के फीचर्स होते हैं। पूरी तरीके से मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं हो सकता, लेकिन प्रोफेशन की कुछ चीजें, कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं। All over the world, there is a marked growth in a management as a discipline. It is based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on variety of business situations. तो हमारे पास एक specialized body of knowledge होना चाहिए as a manager बनने के लिए, ठीक है, और एक कुछ principles है उनको follow करते हुए ही हम अपनी business की situation को handle कर सकते हैं, ठीक है। This knowledge can be acquired at different colleges and professional institutes and through a number of books and journals. तो ये इस तरह के नॉलेज हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉलेज से मिलते हैं या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से मिलते हैं या नंबर ऑफ बुक्स जो है हमारी या जर्नल्स हैं उनसे मिलते हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो है सब्जेक्ट जो है मैनेजमेंट का वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। सम ऑफ दीज हैव बीन सेट अप विद द स्पेसिफिक पर्पस or providing management or specific purpose of providing management education such as the Indian Institute of Management in India। तो इंडिया में एक इंडियन इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का जहां पर मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यूजुअली थ्रू एन एंट्री टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इज यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन। और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हम एंट्री तभी ले पाते हैं जब हम उनके एग्जाम को या उनका जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज। तो जैसा कि प्रोफेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन मैनेजमेंट के केस में बिजनेस में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एज अपॉइंट कर सकता है मैनेजर एंटरप्राइज में, ठीक है। एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पोसेस्ड। तो किसी को भी हम मैनेजर कह सकते हैं बिजनेस में, उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें नहीं देखनी होती, जस्ट लाइक प्रोफेशन, ठीक है। अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर टू पोसेस वैलिड डिग्रीज। जबकि प्रोफेशन में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी हम उस प्रोफेशन में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एवर इन द वर्ड एज इट is it mandatory for a manager to possess any such specific degree। तो वर्ड में कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जिसको मैंडेटरी है एक मैनेजर के लिए करना, ठीक है। बट प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। लेकिन एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है मैनेजर की कि उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज और कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए इस काम की, ठीक है। Since there is a greater demand for those who possess degrees or diplomas from रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस, तो उनकी उन मैनेजर्स की ज्यादा डिमांड होती है जिनके पास एजुकेशन होती है, थोड़ा नॉलेज होता है, ठीक है, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन का कुछ डिग्री होती है,
तो सीधी सी बात है, एक जो नॉलेजेबल पर्सन होगा और एक जो नॉलेज नहीं लिया है, उन दोनों में अंतर तो होगा ही, डिमांड तो उसी की ज्यादा होगी जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। Therefore, as such, the second criteria has not been strictly met. थर्ड वाला देखते हैं, there are several associations of practicing managers in India, like the AIMA, All India Management Association, that has laid down a code of conduct to regulate the activities of their members. There is, however, no compulsion for managers to be a member of such an association, nor does it have any statutory backing. तो जैसा कि प्रोफेशन में होता है कि किसी भी एरिया में आपको प्रोफेशन करने के लिए वहां के जो एसोसिएशन होता है उसमें एनरोल होना चाहिए। जैसे लॉयर के लिए बार काउंसिल का मेंबर होना जरूरी होता है, लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी मैनेजमेंट की किसी एसोसिएशन में एनरोल होना चाहिए तभी आप मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई क्राइटेरिया मैनेजमेंट के केस में नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल। तो जो बेसिक पर्पज होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको जल्द से जल्द हम अचीव कर सके, ठीक है। दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल। तो वो बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है, ये हॉस्पिटल के लिए सर्विस हो सकता है, ठीक है। हाउएवर, profit maximization as the objective of management does not hold true and is fast changing. Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality products and reasonable prices. चलिए अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमारे 3 मेन लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, आपने शायद पढ़ा भी होगा। पहला होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा होता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म यूज्ड फॉर सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म बाय इंडिविजुअल्स इन एन एंटरप्राइज हु आर बाउंड टुगेदर इन अ हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। तो मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल टर्म है, यूनिवर्सली अप्लीकेबल है, हर जगह मैनेजमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. तो कोई भी टास्क को सक्सेस करने के लिए सभी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, एक चेन में। जैसे कि मैनेजमेंट में जो है पूरा जितने भी इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं बिजनेस में वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि सबका कंबाइंड वर्क है, मेहनत लग रही है, तभी जाकर के कोई हमारा गोल अचीव हो पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। To be able to fulfill that responsibility, he is assigned a certain amount of authority or the right to take a decision. This authority-responsibility relationship binds individual as superiors and subordinates and give rise to different levels in an organization. तो ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है बिजनेस में, शेयर की जाती है एक दूसरे से, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, उसी के बेस पे लेवल्स डिवाइड किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग देयर आर 3 लेवल्स इन एन हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे 3 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। पहला हमारा होता है टॉप लेवल, ठीक है, पहला हमारा क्या होता है टॉप लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय व्हाटएवर नेम दे आर कॉल्ड। तो टॉप मैनेजमेंट में नाम से ही क्लियर है कि जो टॉप हायर अथॉरिटी होती है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट में, वही आते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली रिफर्ड टू एज द चेयरमैन, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोले जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट में यही लोग आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स हेडिंग फाइनेंस, मार्केटिंग, इट्स For example, Chief Finance Officer, Vice President Marketing. Their basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to overall objectives of the organization. तो सीधी सी बात है, ये जब हायर अथॉरिटी है, हायर लेवल पर है, तो इनका मेन फोकस क्या रहता है कि हम डाइवर्स एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करें और एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करें और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक
साथ लेकर के चले और जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का उसको जल्द से जल्द पाने की कोशिश करें। ठीक है। These top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल की ऑर्गेनाइजेशन हमारी कितने दिन तक चलेगी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजर्स की होती है। ठीक है। वो अगर सही होंगे तभी बाकी की चीजें सही होगी, हमारा बिजनेस सही चल पाएगा। अगर वही सही नहीं होंगे तो फिर हमारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ठीक है। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। तो फर्म के सर्वाइवल के लिए ये बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज भी करते हैं और इम्प्लीकेट भी करते हैं। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि भाई ये टॉप लेवल है, इनका पूरा बिजनेस है, तो ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी को दे भी नहीं सकते, वो डेलीगेट भी नहीं की जा सकती। ठीक है। द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक मैनेजर या मैनेजर की जॉब की बात करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि भाई पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की बनती है, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। तो ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का लिंक होते हैं, क्योंकि ये मिडिल में है इसलिए ये मिडिल मैनेजमेंट होते हैं। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स। तो इनको हम यूजुअली क्या बोलते हैं? डिवीजन हेड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। For example, production manager, middle management is responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by top management। तो middle management का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो प्लान्स और जो स्ट्रेटजीज या रूल्स या रेगुलेशंस टॉप लेवल मैनेजर्स ने बनाए हैं उनको हमको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है, उनको कंट्रोल करना है, उनको फॉलो करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है? मिडिल लेवल मैनेजर्स की होती है। At the same time, they are responsible for all the activities of first line managers। और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनकी सारी एक्टिविटीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीधी सी बात है कि ये मिडिल पे हैं तो जो लो लेवल के वर्कर्स हैं, मतलब कि जो नीचे के लाइन मैनेजर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। ठीक है। Their main task is to carry out the plans formulated by the top managers। तो इनका मेन टास्क क्या होता है कि जो प्लान्स टॉप मैनेजर से बनाए हैं उनको कैसे फॉर्मुलेट करें, कैसे उसको फॉलो करवाएं सबसे। ठीक है। फॉर दिस दे नीड टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। ये सबको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं यानी कि देते हैं। मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। और ये सारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और आपको इसको हासिल करना है। ठीक है। कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेट करते हैं ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है वो स्मूथली चल सके। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो जो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं यानी कि जो इनसे नीचे के मैनेजर्स हैं उनकी सारी एक्टिविटीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेवल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लोअर लेवल। ठीक है। फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइज द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फोरमैन्स आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by the top management। तो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो प्लान्स बनाए गए हैं कि कितनी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितनी अथॉरिटी होगी, उसी के बेस पे उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिमिट किया जाता है। ठीक है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सिंस दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास
ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। तो ये एक्चुअल वर्क फोर्स होती है, ये सारी मेहनत करती है, नीचे के हैं, ठीक है। मैनेजमेंट टू द वर्कर्स, दो देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। तो सीधी सी बात है, एक बिजनेस वर्कर्स पर ज्यादा डिपेंड होता है क्योंकि सारे काम वर्कर्स ही करते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस में, ठीक है।